हेलो गाइस, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कमीशंस के बारे में बात करेंगे जो पॉलिटी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इन कमीशंस में हमेशा इन पे क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक भी आते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि ये कमीशंस हमेशा किसी न किसी कारण से न्यूज़ में बने रहते हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कमीशन क्या होता है। अ कमीशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जिन पर सरकार ये भरोसा करती है कि वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट उन पर भरोसा करती है, जिस उद्देश्य को लेकर उनको अपॉइंट किया जाता है। इट कैन ईदर बी लॉन्ग टर्म और स्पेसिफाइड टू कैरी आउट अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, कि स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए, डेटाज इकट्ठा करने के लिए, कोई डिसीजन देने के लिए, किसी समस्या के लिए उनको कमीशंस को बनाया जाता है, किसी प्रॉब्लम के निवारण के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी आप वो थिंक टैंक बना देते हैं कि वो सालों साल काम करता है। Long term commissions are called permanent commissions, and those commissions mandated to carry out a specific task are called ad hoc commissions. तो जो लॉन्ग टर्म कमीशंस हैं परमानेंट कमीशंस कहलाते हैं, और जिनको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अपॉइंट किया जाता है वो होते हैं एड हॉक कमीशंस। अब इम्पॉर्टेंट कमीशंस का ये फ्लो चार्ट है और ये बहुत बहुत आपके काम आएगा। इसको आप ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहले ये दिखा रखा है प्लानिंग कमीशन जो था, उसके बाद उसको नीति आयोग और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड रोल और इनमें डिफरेंस, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन है। अब ये इलेक्शन कमीशन है, ये हमारे परमानेंट कमीशंस हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज़ और वुमेन, ये तीनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कराता है और जो यूनियन सर्विसेज के लिए अपॉइंट करता है कर्मचारियों को। इसी तरीके से जैसे ये हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और प्रेशर ग्रुप्स हैं, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी, लॉ कमीशन है, लोकपाल और लोकायुक्त हैं, नेचुरल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एआरसी, सिविल सर्विसेज, ये सब, ये एनएचआरसी, कैग, तो ये सब इम्पॉर्टेंट कमीशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हम नीति आयोग को अगर देखें, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है नीति आयोग। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का जब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया तो उसकी जगह नीति आयोग को अपॉइंट किया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा कि सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन में तो लिमिटेड रोल था स्टेट्स का, जबकि नीति आयोग में राज्यों को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी गई, महत्व दिया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया स्टेट्स को। दूसरा, नो प्रोविजंस ऑफ रीजनल काउंसिल। प्लानिंग कमीशन में रीजनल काउंसिल्स का कोई रोल नहीं था, जबकि नीति आयोग में प्रोविजंस ऑफ रीजनल काउंसिल भी है, रीजनल काउंसिल्स भी बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तीसरा है एलोकेट फंड्स टू मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन का काम जो था वो पैसों का भी था, धन का भी था, कि वो जो फाइनेंस था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता था फंड मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, जबकि ये नीति आयोग सिर्फ एडवाइस देता है। इसका ऐसा कोई काम नहीं है कि कितना पैसा किस स्टेट को, किन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कैसे किसको क्या दिया जाए। दूसरा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले पीएम ऑफ इंडिया जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, एक गवर्निंग काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल होते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 2015 को, बाय गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। और थिंक टैंक है ये गवर्नमेंट का, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। अब इसके फाउंडेशनल पिलर्स की बात करें हम, तो इसने बेसिकली ये करता क्या है, फाउंडेशनल पिलर्स हैं इसके: कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 इसके फाउंडेशनल पिलर्स हैं। और इसके फंक्शंस क्या हैं? तो शेयर्ड
नेशनल एजेंडा, जो भी नेशनल एजेंडा है उसको ये नहीं कि उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस एजेंडे को लेके चलेगी, वो एजेंडा सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेट करता है, शेयर्ड रहता है, यानी कि वही एजेंडा सभी स्टेट्स के लिए भी होता है। तो ये इसका काम ये करता है। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग, network of expertise, capacity building, monitoring and evaluation, sorting interdepartment conflicts, अगर दो डिपार्टमेंट्स, दो मंत्रालयों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो ये उसको भी ठीक करने का काम करता है। डेवलपमेंट सस्टेनेबल, पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव, और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, और आज के लिए भी होना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होना चाहिए वो डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, मतलब उसमें सभी आम जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक स्तर के लोगों का, और इंक्लूसिव होना चाहिए। अब इसमें जैसे जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है उसमें पीएम तो इसके चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन है, फुल टाइम मेंबर्स हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये इसका जो है फ्रेमवर्क हो गया। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपने पास नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में इसे ऐड कर लीजिए। ये इससे बहुत सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर है परमानेंट कमीशंस के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC 2005 में इस बना, टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम अग्रीव्ड पर्सन, कि जो भी शिकायत करता है या जिनके साथ भी जिनका कोई नुकसान हुआ है उनकी शिकायतों को सुनना और उनके बारे में इंक्वायरी करना कि वो शिकायतें कितनी सही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 1964 में बना, टू एड्रेस एंड प्रोब ऑफेंसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी शिकायतें, उनके द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार या और कोई रिश्वतखोरी या सोसाइटीज़ में जो उन्होंने अगर कोई ऑफेंस किया है उसकी जानकारी लेने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो चेक रखता है कॉरपोरेशन एंड लोकल अथॉरिटी अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब नेशनल कमीशन फॉर जो वुमेन है वो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है। फाइनेंस कमीशन 1951 में आया, टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये आपको पता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC 1993 में इस्टेब्लिश हुआ, टू डिफाइन द फाइनेंशियल जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका काम क्या है कि जो ह्यूमन राइट, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका काम है ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट करना, अगर कोई शिकायत मिली है तो उसको चेक करना, जैसे जेल में बंद कैदी हैं या और किसी तरीके के जो ये मनो चिकित्सालय होते हैं, मनो जो विकार जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं वो उसको लेकर है, जेलों में लेकर है, या जो कैदी हैं या जो युद्ध कैदी हैं या किसी और भी तरीके से वो मानव अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, और इसमें लेडी औरतें भी आती हैं, और जो मानव तस्करी है उन सब सिलसिले में ये चेक करते हैं। फिर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में आया, टू प्रोवाइड रिकग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, डिसबर्स फंड्स एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, ये 2004 में इस्टेब्लिश हुआ, टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप द कंडीशन ऑफ STs इन इंडिया। जब SC से अलग जो पहले SC और STs का एक ही कमीशन था, 2004 में इसे अलग करके बना दिया गया एक संशोधन के द्वारा। फिर है सेंट्रल वाटर कमीशन 1945 में, टू मैनेज स्कीम्स फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। ARC की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 में आया, टू गिव रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI 2003 में, टू एनफोर्स द कंपटीशन एक्ट 2002 ऑल ओवर द इंडिया, हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए।
फिर लॉ कमीशन, ये बहुत पुराना है, 1834 का है। 2020 में 22nd लॉ कमीशन था, फॉर 3 साल के लिए इसको अपॉइंट किया गया था, टू रिफॉर्म द लॉ फॉर प्रमोटिंग जस्टिस इन सोसाइटी। समाज में न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो भी लॉज में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये उसको सूचित करता है। फिर है यूपीएससी, 1926 में इस्टेब्लिश हुआ। कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन, जो यूनियन सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज़ और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मोर। ठीक है। अब 20th February 2020 यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इसको अपॉइंट किया गया था। द कमीशन विल फंक्शन फॉर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट। द कमीशन विल गिव रिकमेंडेशंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ विच आर एंट्रस्टेड टू इट। ठीक है। और इट shall also undertake studies and research for bringing reforms in justice delivery systems for elimination of delay in procedures and speedy disposal of cases, among others. Law Commission of India is a non-statutory body constituted by the government from time to time. ये important है, इसलिए आप याद रखिए। एक और है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, बहुत इसका जिक्र रहता है। 1965 में इसे अपॉइंट किया गया टू गिव मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल्स टू फार्मर्स एंड टू हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है MSP जो है उसकी सलाह यही देता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में आया to consider inclusions in and exclusions from the list of communities notified as backward, जो backward communities मानी गई हैं उनकी लिस्ट में इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना for job reservations and tenders, needful advice to the central government on such matters. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में बना, KVIC, to plan, promote, organize, facilitate and assist in the establishment and development of khadi and village industries in rural areas. फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975 में इस्टेब्लिश हुआ टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के जो भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं वहाँ पर डिफरेंट पोस्ट्स के लिए स्टाफ अपॉइंट करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन 1950 में टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस ऑल ओवर इंडिया। ये फ्लो चार्ट है, ये हमें इलेक्शंस के बारे में बताता है। 3 तरीके के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। जो इलेक्शन ऑफ लोकसभा हैं और स्टेट असेंबलीज के हैं उनको हम बोलते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। बाय इलेक्शन का मतलब है इलेक्शन टू टिल वैकेंट सीट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तीसरा है मिड टर्म इलेक्शन, इलेक्शन ड्यू टू डिसॉल्वमेंट ऑफ लोकसभा और विधानसभा बिफोर इट्स टर्म। प्रोसीजर है इसका कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स होगा सबसे पहले, फिर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट होगी कैंडिडेट की, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होगा टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड कैंपेन, पोलिंग, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब बेसिस क्या होता है इसका, एडल्ट सफरेज, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब एडहॉक कमीशंस देखते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 में बना टू रिकमेंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन आया 1964 में फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। मंडल कमीशन 1979 में टू कंसीडर सीट्स रिजर्वेशंस एंड कोटास फॉर पीपल टू रिड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए मंडल कमीशन आया।
फिर उसके बाद सरकारिया कमीशन 1983 में टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठक्कर कमीशन 1984 में टू प्रोब द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में टू सजेस्ट चेंजेस इन इलेक्टोरल लॉज। एम पुंची कमीशन 2007 में आया, पुंची कमीशन टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर शाह कमीशन, इसका भी सेम रीज़न था, 1977 में था ये, टू प्रोब द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। शाह कमीशन आया था टू प्रोब द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। फिर है कालेलकर कमीशन 1953 में टू प्रमोट एंड अपलिफ्ट द सोसाइटीज़ डिप्राइव्ड सेक्शंस, जो निचले तबके के लोग हैं समाज के, उनको प्रमोट और अपलिफ्ट करने के लिए। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया? तो इसका जवाब है जस्टिस वर्मा कमीशन। विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ये इसका टाइटल था इन 2012 में। As per the order issued by the Delimitation Commission in 2008, dash seats are reserved for scheduled caste in the Lok Sabha. तो ये 84 थी। तो 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन आया, 1952 में आया, फिर 62 में, फिर 72 में, और फिर उसके बाद आया 2002 में। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों की अगली कड़ी थी? तो ये कोठारी कमीशन की थी। ऑल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसको कोठारी कमीशन को 1964-66 2 साल के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, तो इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 1965 में, और अभी का जो इसका नाम है ये 1985 में इसे दिया गया CACP। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच की? सरकारिया कमीशन ने। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई? B, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC ने की थी। इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया वॉज रिकमेंडेड बाय द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो फर्स्ट ARC थी उसने इसका रिकमेंडेशन दिया। दिस कमीशन वॉज सेट अप ऑन जनवरी 5, 1966 में, पहली बार अपॉइंट किया इन द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई। लेटर इन 1967 हनुमंथैया was appointed as its chairman and the term of the commission ended in 1970। 1970 में इसका टर्म खत्म हुआ। वोहरा समिति का गठन किसके लिए था? नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल, जो गठजोड़ है राजनीतिज्ञों का और अपराधियों का, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, जांच करने के लिए वोहरा कमेटी थी। वोहरा कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1993 टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो राजनीति का अपराधीकरण है, एंड द नेक्सस इन इंडिया अमंग क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किसने की? राजमन्नार कमीशन ने। द राजमन्नार कमीशन हैड रिकमेंडेड एंडिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS एंड IPS। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता? तो इसमें आएगा ऑन मेकिंग ट्रांसफर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंडर आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 के अंतर्गत द फंक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डज नॉट कंटेन ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, देयरफॉर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट कंसल्टेड ऑन द मैटर ऑफ ट्रांसफरिंग सिविल सर्वेंट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जवाब है यशपाल कमेटी 1993। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.